वायरस पढ़ रहे हैं ना, वायरस की स्टडी को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। क्या कहते हैं? तो अपन ने लास्ट कहाँ खत्म किया था? प्रियॉन्स और कौन कौन से माना जाए और कौन कौन से लक्षण ऐसे जो निर्जीवों में माना जाए। ठीक है ना, तो लिखिए इसमें क्या विषाणु के लक्षण हो जाएंगे। कौन कौन से लक्षण आएंगे? कुछ सजीवों के, वायरस, ये शब्द अच्छा नहीं लग रहा है ना, सजीव या जैविक लक्षण, और के बजाय ये शब्द सही लगेगा जिसमें उपापचयी क्रियाएं वगैरह होती हैं, क्रियाएं पता होगी, कुछ बन रहा है या कुछ बिगड़ रहा है। भाई ग्लूकोज ग्लूकोज जुड़ेगा, स्टार्च बनेगी, तो वो क्या है? युग्मन जुड़ेगा वो, और फिर कार्बोहाइड्रेट टूट करके छोटे छोटे ग्लूकोज के बहुत सारे अणु बनाए, तो उसे क्या बोल देंगे? टूटना। यानी कि चयापचय की क्रिया होती है ना, कैटाबॉलिक एनाबॉलिक बताई थी, उपचयी और अपचयी। तो अब बात करते हैं सबसे पहले जैविक लक्षण कौन कौन से हैं। एक ही तरीके का नहीं होता है। पहली बात इसकी, एक आपने किया था निमोनिया, बैक्टीरिया की वजह से चूहा मरेगा या नहीं मरेगा, फिर उसमें डीएनए का पता लगाया था। तो दो तरीके के बैक्टीरिया थे, एक आर और एक था एस, जिसमें ऊपर कैप्सूल था उसे एस कहा, जिसमें नहीं था उसे कहा रफ, है ना। तो इस तरीके से बैक्टीरिया के भी टाइप्स होते हैं और वायरस के भी टाइप होते हैं। भाई एक होता है प्लांट वायरस, एक होता है एनिमल वायरस, और इसके अलावा प्लांट वायरस जनरली कौन से होंगे? जिनमें आरएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल, तो उन्हें क्या कहेंगे? राइबोवायरा। जो डीएनए होगा जिनमें जेनेटिक मटेरियल, वो डीऑक्सी राइबोवायरा। ठीक है, इस तरीके से उनकी क्लासिफिकेशन है। तो इसके अलावा जीवाणुओं को खाने वाला विषाणु, तो उसे क्या बोलेंगे? जीवाणुभोजी, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार हुए कि नहीं होंगे? तो अनेक प्रकार की जातियां और अनेक विभेद। ठीक है, जीवों की बात करें तो क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है। दूसरी चीज, ये नहीं करते, केवल जनन करते हैं, श्वसन नहीं करते। लेकिन परपोषी, परपोषी के शरीर के अंदर जनन करते हैं लेकिन श्वसन नहीं करते। इनके अंदर उत्परिवर्तन के गुण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी ये विशेष उग्र प्रकार के बन जाते हैं। यानी कि इनमें क्या होगा? उत्परिवर्तन होता है, अचानक चेंज हो जाता है ना जेनेटिक मटेरियल में। दूसरी चीज, आनुवंशिक पदार्थ
डीएनए या ओहो आरएनए उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये हो गए सजीवों के। निर्जीवों में क्या होगा? चयापचयी क्रियाएं नहीं होती हैं और कोशिकीय संरचना नहीं पाई जाती, ना तो एंजाइम होते हैं इनमें, एंजाइम अनुपस्थित होंगे। इसके अलावा उपापचयी क्रियाएं नहीं होंगी इनके अंदर, और कोशिकीय संरचना नहीं होती है, ना तो प्रोकैरियोटिक है और ना ही यूकैरियोटिक है। कोशिकीय संरचना का अभाव। ठीक है, इसके अलावा सजीवों वाले और लक्षण कौन से होंगे? यानी जनन को आप क्या कह सकते हैं? जनन कहो या गुणन उपस्थित। गुणन समझ गए ना? अपनी बहुत सारी कॉपी बनाएंगे, उसी को जनन कहेंगे, क्योंकि इनमें जनन की विशेष विधि तो है नहीं है। ठीक है, तो गुणन या जनन। इसके अलावा जीव द्रव्य के घटकों के समान रासायनिक संगठन होता है। जीव द्रव्य नहीं है तो क्या है? जीव द्रव्य के घटक तो हैं। रासायनिक संगठन। ठीक है, और निर्जीवों की वजह क्या हो जाएगी? इसमें अक्रियाशील रहते हैं, रासायनिक दृष्टि से अक्रियाशील, मतलब अगर होस्ट मिल गया तो काम करेंगे और होस्ट नहीं मिला तो पड़े रहेंगे क्रिस्टल की तरह से। अनिश्चित काल तक बिना किसी परिवर्तन के रखा जा सकता है। इसके अलावा क्या होगा? संक्रमण क्षमता होती है। भाई संक्रमण क्षमता है तब तो जीवाणुओं को संक्रमित कर पा रहा है, वो खत्म कर पा रहा है, यानी कि इनमें क्या होगा? संक्रमण क्षमता होती है। और निर्जीव क्या है? क्रियाशील स्वायत्तता नहीं होती है, अपने आप खुद को खुद ही किसी काम में नहीं लगा सकते, स्व उत्प्रेरण क्षमता नहीं होती है। जैसे पंखा है, जब तक आप स्विच ऑन नहीं करोगे तब तक चलेगा नहीं, है ना? मतलब आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, खुद कुछ काम नहीं करते हैं। ठीक ऐसे ही वायरस का भी है, खुद कोई काम नहीं करेगा। कोई मिल गया, इधर जीवाणु जा रहा था, रास्ते में मिल गया तो उसके ऊपर बैठ करके सजीवों की तरह व्यवहार कर लिया। हवा के साथ पहुंच गए किसी जीवाणु के ऊपर, किसी के शरीर के अंदर, तो ठीक है, खुद चल के नहीं जाएगा, सेल्फ रेस्पेक्ट वाला है, ठीक है ना? खुद किसी के पास नहीं जाएगा, या तो खुद ही आ जाए या हवा या पानी उसे उड़ा के ले जाए। कोरोना वायरस भी क्या है? सेल्फ रेस्पेक्ट है उसके अंदर, खुद ही नहीं पहुंच रहा किसी के अंदर वो। जब तक तुम रोगी से संपर्क में नहीं आओगे तब तक नहीं फैलेगा वो, ठीक है ना? तो स्व उत्प्रेरण क्षमता का अभाव। शब्दों का ध्यान रखना, क्योंकि लिखा हुआ तो रहेगा आप लोगों के पास, नोट्स भी होंगे और अभी जो लिख रहे हो वो भी रहेगा तुम्हारे पास, लेकिन एग्जाम टाइम पे ना यही कंफ्यूज हो जाते हो कि इसी बात पे कि ये स्व उत्प्रेरण क्या था। तो याद रखना, खुद नहीं जाएगा, किसी न किसी माध्यम से किसी पर पहुंचे, ठीक है? तो ये होगा जैविक अजैविक लक्षण। अब बात करते हैं इसकी कि गुणन की विधियां कौन कौन सी होती है। मिटा दो उसमें।
ललतेश कुमारी हैं। चलो नाम याद हो जाएंगे मुझे धीरे धीरे, जब तक कोर्स हो जाएगा। पहले इसकी एक स्ट्रक्चर पढ़ना जरूरी है ना, थोड़ा सा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसकी आगे की संरचना पढ़ेंगे। सममिति क्या होती है, किस किस तरीके के मिलेंगे, देखो कुछ षटकोणीय मिलते हैं, कुछ लंबे मिलेंगे, है ना, तो वो तो उसकी अलग अलग आकृति हैं। जैसे हर्पीज वायरस होता है, हर्पीज रोग हो जाता है ना, एक लैंगिक रोग है, उसकी संरचना ऐसी होती है। इसके अलावा और होता है 5x174, ये तो अच्छे से याद रख लेना भाई, ये कहीं नहीं जाने वाला है तुम्हारा। 5x174 क्यों कहा इसे, इसके बारे में जितना याद रखोगे उतना सही। पहली बात, ये विषाणु केवल विषाणु नहीं है, ये जीवाणु भोजी विषाणु है। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने अब तक पढ़ा होगा डीएनए हमेशा क्या होता है, द्विसूत्री, डबल स्ट्रैंडेड। डीएनए में ये स्थिति है ना, और आरएनए क्या होता है, इसमें क्या होगा, जीवाणु भोजी 5x174, one and only vira which contains कोलीफेज भी, हाँ ये भी लिखवाना था तुम्हें मुझे। डबल स्ट्रैंडेड, इसके अंदर क्या होता है, नॉर्मली तो सब में डबल स्ट्रैंडेड होता है, इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड यानी कि एकल सूत्री। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा इसके अंदर, पॉलियोमा वगैरह ये सब है। और भी कुछ वायरस हैं, जैसे जनरली आरएनए क्या होता है, एक सूत्री होता है, लेकिन कॉलीफ्लावर वायरस, जनरली प्लांट वायरस जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, आरएनए होता है, लेकिन कॉलीफ्लावर, फूल गोभी वगैरह में जो वायरस होते हैं उनमें डीएनए होता है। ऐसे कुछ आपको अपवाद देखने को मिलेंगे इसमें, ये याद रख लेना, इसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आप लोगों से। इसे पर्वो वायरस भी कहते हैं, तुम्हारी बुक में पर्वो वायरस के नाम से दे रखा है। ये इसकी स्ट्रक्चर, इसको ऐसे बनाना। इसके अलावा एक और वायरस है जिसकी स्ट्रक्चर एडिनो वायरस, टर्निप, येलो वायरस वगैरह, इन सब के तो बहुत ज्यादा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। टीएमवी और समझिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। दूर से देखने में ना टीएमवी बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है, बिल्कुल जड़ जैसा, लेकिन छड़ाकार बोलते हैं उसको, छड़ के आकार का जैसा एकदम, हालांकि उसकी वास्तविक संरचना ये होती है।
बना लिया? बना रहे हो? बनाओ बनाओ। इसकी काउंटिंग और मतलब ये समझे कि 180 एंगस्ट्रॉम तो क्या है, इसका कैप्सिड सहित व्यास है, और केवल आरएनए का व्यास कितना है? 40 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, मतलब अंदर व्यास 40 और फिर 180 टोटल पूरा। आगे बात समझ में? एक और होगा इसमें, लगभग 7300 न्यूक्लियोटाइड होते हैं इसके अंदर। मतलब टोटल 7300 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के ये पूरा आरएनए बना हुआ है। ठीक है ना, तो इसमें लगभग कितना होगा? 49 हर कुंडलन में। मतलब ये एक कुंडलन बना ना, यहाँ से यहाँ तक ऐसे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 49 न्यूक्लियोटाइड आगे होंगे। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? ये बनानी है ना, ये बनानी है, इन्हें मिटा देती हूँ। देखो, जैसे डीएनए है, ठीक है ना, या आरएनए, तो आरएनए की संरचना ऐसी देखने को मिली होगी, एमआरएनए ये होता है ना। आरएनए में क्या होगा? एक तो राइबोज शर्करा होती है जो डीऑक्सी नहीं होती है। पेंटोज शर्करा इसका नाम इसलिए होता है क्योंकि इसमें 5 कार्बन है, 1 2 3 4 और ऊपर ये 5। आगे बात समझ में? पहले कार्बन से कोई ना कोई नाइट्रोजनी क्षार जुड़ा होगा, चाहे वो एडिनाइन हो या फिर वो ग्वानाइन हो, चाहे वो साइटोसिन हो या फिर वो यूरेसिल हो। यहाँ पे थाइमिडीन नहीं आएगा क्योंकि ये क्या है? आरएनए की संरचना है। अगर दूसरे नंबर के कार्बन पर यहाँ पर OH और H होता है, ये O डिलीट हो जाता, चला जाता है यहाँ से दूसरे नंबर के कार्बन से, तो इसी को क्या कहते थे? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल के हिसाब से। अभी इसमें सेकंड नंबर के कार्बन से ऑक्सीजन डिलीट नहीं हुआ है, तो ये क्या रहेगा? राइबो न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल कब बनता है? 3 चीजें होनी चाहिए उसके अंदर, नाइट्रोजनी क्षार, राइबोज शर्करा और फॉस्फेट समूह। ये 5वें कार्बन पर हो क्योंकि 1 2 3 4 और ये 5।
5वें कार्बन से जुड़ा होगा तो 5' हो जाएगा, और अगर तीसरे पर जुड़ा होता तो 3' हो जाता। आई बात समझ में? अगर ये 3 चीजें हैं, कोई सा भी एक ले लो, फॉस्फेट समूह, राइबोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार, तीनों मिलके क्या बोले जाते हैं? एक न्यूक्लियोटाइड। ठीक है ना? जैसे जनरली बोलते हैं ना 1 BHK 2 BHK ऐसे फ्लैट बोलते हैं, तो एक फ्लैट में क्या हो, कम से कम एक लिविंग रूम है ना, एक किचन, लेट, बाथ इतना हो तभी तो उसको आप फ्लैट बोलोगे। ठीक ऐसे ही नाइट्रोजनी बेस, राइबोज शुगर एंड फॉस्फेट तीनों चीज होंगी तो उसे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड। अगर फॉस्फेट नहीं है, केवल नाइट्रोजनी बेस और राइबोज शुगर है, तो उसे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड। ठीक है? पता होगा? नहीं पता तो सीधी सी बात है, या तो पुराना वीडियो देखो, और नहीं तो एक तरीका ये है कि लिखो एक जगह पर शॉर्ट, फटाफट लिखो। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड किससे मिलके बना होता है? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोसाइड फिर 2 चीजों से मिलके बना होता है, पेंटोज शुगर या फिर नाइट्रोजीनस बेस। नाइट्रोजीनस बेस फिर 2 प्रकार के होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन फिर 2 प्रकार की होती है, एडिनाइन एंड गुआनाइन। पिरिमिडिन 3 प्रकार की होती है। यहां पर अगर आरएनए की बात कर रहे हैं, केवल किसकी? आरएनए की, तो 2 ही आएंगी। कौन कौन सी? एक आएगी यूरेसिल और दूसरी आएगी साइटोसिन। अगर डीएनए होता तो डीएनए के अंदर इन डीएनए थाइमिडिन किसकी जगह पर? यूरेसिल की जगह पर। ऐसे लिखो इसको, एक मिनट रुकना, यूरेसिल इन डीएनए थाइमिड। और राइबोज पेंटोज शुगर, या इसको क्या कहते हैं? राइबोज शुगर इन डीएनए डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर। फटाफट लिखो इसको। टोटल आरएनए का अणु भार कितना होगा? 25,000 डाल्टन। आगे करवाओ ना, लिख लिया? ठीक है, तो इसके बाद आगे लिखते हैं हम कि डीएनए के बाद अब आगे पढ़ेंगे हम किसके बारे में? बैक्टीरियोफेज
वायरस के बारे में। जीवाणु भोजी विषाणु, जो जीवाणु को खा जाता है। अब जो संरचना बनाएंगे वो जल्दी जल्दी बनाएंगे, ठीक है ना। एक सिर होगा, एक हेड होगा, एक ट्रेल होगा, है ना, कॉलर होगा। टोटल 6 होती हैं, है ना, 2 और 2 ऐसे करके 6। फिर तुम बाहर ही देखने लग जाते हो। रिजॉइन, आप लोग रिजॉइन कर लीजिए, ठीक है।